अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मामले पर मैंने बड़ी ही अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। ये मामला है नाज़रीन के इलेक्ट्रिक की शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को फ़रोख्त का मामला है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है नाज़रीन। ये इशू दो वजह से इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इसकी अहमियत बता दूं कि ये मामला इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये है कि शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है जिसने शंघाई शहर की जो बिजली की पैदावारी सलाहियत थी, जो उनकी ज़रूरत थी 3,000 मेगावाट, वहां से 10 साल के अंदर बढ़ा के 35,000 मेगावाट तक ले गई। और के इलेक्ट्रिक यानी कराची की बिजली के निज़ाम में शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अगर इसे खरीदती है, टेक ओवर करती है, तो $9.5 बिलियन, 9.5 अरब रुपए वो इंजेक्ट, $9.5 अरब ये इंजेक्ट करेगी कराची के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस डील को सबोताज करना चाहते हैं। आज मैं कुछ हकायक, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फैसला आपने करना है। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ हकायक आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, जो मैंने बात की कि ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो शंघाई की प्रोफाइल है कि बड़ी कंपनी अगर वो टेक ओवर करती है, पहले भी एक प्राइवेट कंपनी के पास है कि इलेक्ट्रिक, और दूसरी प्राइवेट कंपनी इसे खरीदना चाहती है, और बेहतर अगर सहूलियात मिलती हैं तो कराची के अवाम के लिए ये बहुत अच्छा है। ना सिर्फ कराची के अवाम के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान पे इसका असर पड़ेगा, इसलिए कि कराची जो है पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची कमाता है तो पाकिस्तान खाता है, इसलिए ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी ये डील इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये डील पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये डील आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ अनासर की वजह से, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को पाकिस्तान के हवाले से हैं, 2016 से शंघाई की डील पाकिस्तान के साथ हुई थी, वो ख़रीदेगी के इलेक्ट्रिक को, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये जो डील है आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए अगर ये डील आगे नहीं बढ़ती तो पूरी दुनिया देख रही है कि अगर एक कंपनी इतना बड़ा कैपिटल लेके पाकिस्तान के अंदर आना चाहती है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो दावे हैं वो बिल्कुल हवा में जाते हैं, और पाकिस्तान की साख जो है इंटरनेशनली वो बड़ी मुतासिर होती है। पहले भी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 30% तक कम हुई है। और दूसरा, करके की वजह से, रेकोडेक के मामले की वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनली साख बड़ी मुतासिर हुई है। अगर ये मामला भी, अगर ये इस डील सबोताज होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इंटरनेशनली। तो इस डील का होना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए भी, कराची के लिए भी। अब वो मैं ज़रा आपको लेके आता हूँ कि मामला है क्या, क्यों ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही। ये डील आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रिसीवेबल्स और पेबल्स जो हैं कि इलेक्ट्रिक के सरकार की तरफ, उनकी वजह से शंघाई इसे ख़रीद नहीं रही, टेक ओवर नहीं कर रही। शंघाई ये कह रही है कि आप जितने भी वाजिबात और जो काबिल वसूल जो अमाउंट है कि इलेक्ट्रिक की, ये तमाम क्लियर की जाए। वो ज़ीरो लाइबिलिटी के साथ के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करना चाहते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने पैसे अदा करने हैं हुकूमत के, SSGC के, तकरीबन 127 अरब रुपए हैं जो कि इलेक्ट्रिक ने SSGC के अदा करने हैं। अब ये 127 अरब कैसे बने, क्विकली मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक ने 2012 में, ये 2012 का जो साल है इसे जहन में रखिएगा। इसके हवाले से मैं आगे चल के एक और इसका कनेक्शन लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। 2012 में के इलेक्ट्रिक ने SSGC के 13.7 अरब रुपए रोक लिए थे पेमेंट के। उस पर फिर मुनाफा, इंटरेस्ट लगते लगते लगते, प्रिंसिपल अमाउंट 13.7 अरब पे लगते लगते आज यानी 9 साल के बाद 2021 में ये अमाउंट जो वाजिबुल अदा है SSGC के लिए, के इलेक्ट्रिक की तरफ, ये 127 अरब पे पहुंच चुकी है। तो एक तो ये पैसे वाजिबुल अदा हैं, दूसरा जो पैसे देने हैं सरकार ने के इलेक्ट्रिक के, जो रिसीवेबल्स हैं वो भी बिलियंस में हैं, 200 अरब से ज़्यादा, 250 अरब तक बताए जाते हैं, 260 अरब तक। उसमें के इलेक्ट्रिक का क्लेम यह है कि जो सब्सिडी दी जाती है, टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम जो है, उसकी वजह से ये अमाउंट बड़ी है, ऊपर गई है, जो के इलेक्ट्रिक को मिलनी है NTDC की तरफ से। उसमें नाज़रीन बिजली जो है वो महंगी पैदा होती है, आवाम को आगे हुकूमत की पॉलिसी के तहत सब्सिडी देकर वो बिजली सस्ती दी जाती है। तो वो जो फ़र्क होता है महंगी बिजली पैदावार और आगे सस्ती बिजली देना सब्सिडी की मद में, तो वो सब्सिडी जो है वो सरकार अदा करती है, कंपनी अदा नहीं करती। तो कंपनी को पैसा सब्सिडी की मद में, टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम की मद में मिलना है हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है। तो इन लाइबिलिटीज़ की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है वो के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर रही। और इस सिलसिले में नाज़रीन बहुत सी कोशिशें हुई,
लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। यही वजह है कि जो कंपनी ओन करती है, जिसके लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है अलजुमै ग्रुप, उसके जो सरबराह भी है शेख अब्दुल अजीज़ हमाद अलजुमै, वो 16 मार्च को पाकिस्तान आते हैं। वो आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलते हैं, वो आके सदर मुमलिकत से मिलते हैं, वो आके यहाँ पे वज़ीर ख़जाना से और जो वज़ीर निजकारी उनसे मुलाकात करते हैं, गवर्नर सिंध से मुलाकात करते हैं, चूँकि उन्हें भी शक हो गया है कि कोई है जो इस डील को ख़राब करना चाहता है, जो इस डील को सबोटाज करना चाहता है। इसलिए उन्हें शक पड़ा, वो पाकिस्तान आए, आके हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की और नाजरीन उन्होंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो हैं वो पाकिस्तानी आला हुकाम के सामने रख दिए। मेरी इत्तलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। अब ज़रा क्विकली मैं आपको अलजुमै ग्रुप का बता दूँ कि अलजुमै ग्रुप जो है इसके हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है इसकी, और इस कंपनी का जो बिज़नेस का मॉडल है वो ये है कि ये सिक यूनिट्स यानी कि जो बीमार सनतें होती हैं, जो खसारे में चलने वाले इदारे या महकमे होते हैं, उन्हें ये ख़रीदते हैं, उनको उनके अंदर अपना कैपिटल यानी पैसा इंजेक्ट करते हैं और उन्हें मुनाफा बख्श बना के आगे मज़ीद फ़रोख्त कर देते हैं। यही इनका बिज़नेस है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी ये आए थे, इन्होंने के इलेक्ट्रिक को लिया, के इलेक्ट्रिक को मुनाफा बख्श बना दिया था 2012 में, और उसके बाद फिर अब ये वो कहते हैं ये टाइम आ गया है कि हमने जितना पैसा कमाया के इलेक्ट्रिक के अंदर से मुनाफा, वो हमने निकाला नहीं है, बल्कि के इलेक्ट्रिक के अंदर ही हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया। अब टाइम आ गया कि हम अपना पैसा निकालना चाहते हैं। पैसा निकालने से मुराद है कि वो इस कंपनी को आगे फ़रोख्त करना चाहते हैं। तो अगर ये कंपनी फ़रोख्त नहीं होती तो एक तो अलजुमै ग्रुप के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे पाकिस्तान के हवाले से, वो भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा। अभी तो उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग्स की हैं, कल को जब अगर चीज़ें ओपन होती हैं, उन्हें लगता है कि ये डील नहीं होनी, ये डील अगर मुतासर होती है, ख़राब होती है, तो फिर इंटरनेशनली बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस शंघाई की तरफ से भी होंगे और अलजुमै ग्रुप की तरफ से भी होंगे, जिनके हवाले से मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने आगाह किया है पाकिस्तान के आला हुकाम को। और प्राइम मिनिस्टर ने भी भरपूर यकीन दहानी करवाई है कि मसला हल होगा। अब यह मसला हल कैसे होगा? इसमें यह हुआ नाजरीन के एक तरफ तो इसमें यह फैसला हुआ कि एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होगा इसमें, यानी एक सालिस मुकर्रर किया जाएगा, और वो सालिस मुकर्रर किया जाएगा न्यूट्रल, वो देखेगा दोनों तरफ से लाइबिलिटीज़ का जो मामला है, पेबल्स एंड रिसीवेबल्स का, वो मसला सॉल्व करेगा, एक इसका रैशनल इसका सोल्यूशन निकालेगा, कोई इसका दरमियानी सोल्यूशन निकालेगा ताकि ये मसला हल की तरफ जाए। और इस पर कमेटीज़ बन गई, TORs वगैरह भी बनना शुरू हो गए, सारा कुछ हो गया, बेहतर अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो अचानक से बीच में एकदम से 19 मार्च को लेटर एक आता है जो पावर डिवीजन के SAPM हैं ताबिश गौहर साहब, उनकी तरफ से। ताबिश गौहर साहब जो हैं ये खुद भी के इलेक्ट्रिक को 7 साल सर्व कर चुके हैं, के इलेक्ट्रिक के MD और इसके CEO रह चुके हैं, और ताबिश गौहर साहब ही हैं जिन्होंने 2012 में के इलेक्ट्रिक को मुनाफा बख्श बनाया था, यानी इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया था खसारे के बाद। लेकिन ताबिश गौहर साहब जो हैं अब उन्होंने ये लेटर जारी कर दिया। जब ये लेटर जारी हुआ तो एकदम से जहनों में सवालात उठना शुरू हुए कि ऐसा क्या है कि ताबिश गौहर साहब जो हैं वो TORs पे एतराज़ उठा रहे हैं। तो एक तो क्विकली मैं ज़रा आपको बता दूं कि 2012 का जो मैंने आपसे कहा था कि ज़रा जहन में रखिएगा, ये साल 2012 में पैसे रोके गए थे SSGC के जब, तो उस वक्त ताबिश गौहर साहब ही के इलेक्ट्रिक के सरबराह थे, इन्हीं के फैसले पर वो पैसे रोके गए थे। और आज का ताबिश गौहर साहब, जब उनसे मैंने पूछा कि भाई आपने ये लेटर क्यों जारी किया, आपके लेटर से तो तासुर ये उभरता है कि आप इस डील को ख़राब करना चाहते हैं, इस डील को सबोताज करना चाहते हैं। तो ताबिश गौहर साहब ने उस पर जवाब मुझे ये दिया कि वो इंटर मिनिस्टरियल जो कमेटी बनी है कि इलेक्ट्रिक के मामलात पे, उसका हिस्सा होने की हैसियत से उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो पब्लिक मनी है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ताबिश गौहर साहब जो हैं इनके हवाले से फिर मैंने जब मज़ीद चीज़ें देखना शुरू की कि आया ताबिश गौहर साहब का क्या इसमें मुमकिन इंटरेस्ट हो सकता है, और वो किन किन कंपनीज़ के अंदर फिर बीच में रहे। चूँकि जब वो के इलेक्ट्रिक में थे, चले वो तो मामला है, मैं इस डिटेल में भी बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि ताबिश गौहर साहब जो है उन्होंने ख़ुद के इलेक्ट्रिक छोड़ी या उन्हें के इलेक्ट्रिक छोड़ने पर मजबूर किया गया, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इन्होंने 7 साल के इलेक्ट्रिक में सर्व किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली थी ओएसएस एनर्जी के नाम से। जो ओएसएस एनर्जी है उसका जो टोटल कैपिटल है वो है 49,000 रुपये टोटल। इन्होंने नाइजीरिया के अंदर भी एक प्रोजेक्ट किया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सका था।
लेकिन इनके जब मैंने देखना शुरू किए कि ये किन किन कंपनियों के साथ मुमकिन तौर पर अटैच रहे हैं, कहीं किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा यहाँ पे कि वो बतौर SAPM पावर हो के इस डील के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने जो ख़त जारी किया था, वो ख़त उन्होंने लिखा था प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी को, लेकिन वो ख़त मीडिया पे आ गया और एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने उस ख़त को इस तरह से चलाया, इतनी हाइप दी कि जी पब्लिक इंटरेस्ट में, मुफाद आमा में ताबिश गौहर साहब ने ख़त लिख दिया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, TORs पे सवालात उठा दिया। वो सवाल क्या है? सवाल वही उठा रहे हैं जी कि जो TORs के अंदर आप एक्विटी एंड फेयरनेस की बात क्यों कर रहे हैं, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों डाले जा रहे हैं, जबकि जो डील थी कि इलेक्ट्रिक की कंपनियों के साथ, सरकारी इदारों के साथ, उस डील के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद हैं, ये कवानीन रूल्स मौजूद हैं। तो इस तरह के आप प्रिंसिपल्स को क्यों ऐड किया जा रहा है एक्विटी और फेयरनेस के? तो उसका कोई बैकग्राउंड है। अब जाहिर है इसका मतलब यह है कि वो इस डील से कोई ज़्यादा खुश नहीं है या उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं सारे मामले पे, ये क्यों हो रहा है। अब जब मैंने देखा कि वो किन किन जगहों पे काम करते रहे हैं ताबिश गौहर साहब, कि उनका क्या लिंक हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है इस वक्त, तो मैंने देखा कि ताबिश गौहर साहब जो हैं वो बाइको जो अदारा है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और ऑयल में डील करता है, बाइको के वो मेंबर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी, और उसमें काफ़ी उन्होंने पोजीशन जो है वो होल्ड किए हैं। तो इसमें नाज़रीन जो कंपनी इंफॉर्मेशन जब मैंने जाके बाइको की देखी माजी में, तो उसमें नज़र आया कि ताबिश गौहर साहब जो हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उसमें फिर ये ऑडिट कमेटी के चेयरमैन हैं ताबिश गौहर साहब, फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी जो है उसमें भी ताबिश गौहर साहब जो है वो चेयरमैन हैं, फिर जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वहाँ पे भी ताबिश गौहर साहब उसके मेंबर हैं। यानी कि हर कमेटी के अंदर ये आपको ताबिश गौहर साहब ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कॉम्पिटेंट आदमी है, कोई ज़्यादा इस पर मैं शक नहीं करता कि वो क्यों यहाँ पे हर कमेटी के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ताबिश गौहर साहब छोड़ते हैं बाइको को, तो उनका एक बहुत ही काबिल एतमाद, उनका एक बाएतमाद साथी है, वो वहाँ पे उनकी छोड़ी हुई पोजीशन पे लग जाता है। वो बंदा आपको, जब आप ओएसएस एनर्जी की वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे जाएं, तो वो बंदा आपको वहाँ पे भी उनके साथ नज़र आता है, उनकी प्राइवेट कंपनी के अंदर। वो माजी में के इलेक्ट्रिक में भी उनके साथ था। तो बाइको जब छोड़ी तो उनकी जगह पे वो बंदा, उनका बड़ा एक करीबी, वहाँ पे पोजीशन उनकी संभाल लेता है। चलें इस मामले को भी छोड़ते हैं। फिर जो ताबिश गौहर साहब ने बतौर SAPM, बतौर मामन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, उन एसेट्स में वो ये ज़िक्र करते हैं, ये हवाला देते हैं कि उनके हबको के अंदर, हबको जो इदारा है, जो कंपनी है, सॉरी, उसमें उनके शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग है। चलें ये उन्होंने उनके दो कनेक्शन सामने आ गए कि वो कि इलेक्ट्रिक के बाद क्या करते रहे, अपनी कंपनी खोली, कुछ प्रोजेक्ट्स किए, और उसके साथ साथ वो यहाँ पे आ गए कि उनकी जो टैक्स स्टेटमेंट है जो उन्होंने FPR में जमा करवाई अपनी इनकम की, उसमें नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने देखा कि ताबिश गौहर साहब की जो सालाना इनकम थी सितंबर 2019 तक, सालाना इनकम जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं वो है 19 लाख रुपए, 19,80,000 उनकी टोटल इनकम है पूरे साल की, सितंबर 2030 तक, सितंबर 2019 तक। तो जबकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टाइल है, वो बहुत ही हाई है, वो बहुत ही लेविश है, बड़ी महंगी और बड़ी कीमती कारें वो इस्लामाबाद के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे पता चला कि किसी मिनिस्टर्स की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर भी उनसे सवाल भी हुआ कि उनकी गाड़ियों के वाले से इतना वो हाई स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हालांकि सितंबर 2019 तक उनका जो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि उनकी इनकम जो है वो बड़ी कम थी। अब जब उन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए नाजरीन अपने बाकी, तो वो एसेट्स जब मैंने देखे तो उसमें, और जो वो FPR में अपनी डिक्लेरेशन दे रहे हैं अपनी इनकम का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ 19,80,000 सालाना इनकम, और कहाँ उनका लेविश जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनका स्टाइल। तो उसमें नाज़रीन जो चीज़ें मैंने देखी, उनके 3 प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनके पास बैरून मुल्क, जिनमें से 2 उनकी UAE में हैं, एक विला है, एक फ़्लैट है, और एक फ़्लैट उनका बरतानिया में भी है। फिर उनके पास 3 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ महंगी वाली, और फिर उनके पास उनके 3 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं। एक बरतानिया में है जिसमें तकरीबन 1.4 मिलियन ब्रिटेन पाउंड्स पड़े हुए हैं। फिर उनका एक अकाउंट, 2 अकाउंट्स उनके UAE के अंदर हैं, उनमें भी ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है।
तो ये चीज़ें कहाँ से आई, तो मैंने ये सवालात उठाए ताबिश गौहर साहब के सामने कि ये क्या मामला है। तो ताबिश गौहर साहब का इस पर जवाब ये था कि मैं जब पिछले 20-25 साल से मुल्क से बाहर दुबई में यूएई में काम कर रहा हूँ, वहाँ मेरे बिजनेसेस हैं, वहाँ मैंने काम किया है अपनी एक्सपर्टीज़ के तहत, तो उस पर मैंने ये पैसा वहाँ से कमाया है। बहरहाल जो उनका डिक्लेरेशन है उसमें ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं की गई हैं। ये मामला चले मेरा नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर को देखना होगा। अब नाजरीन, जब ये चीज़ें होंगी इस तरह की कि एक बड़ी डील है वो नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही, ख़ुद गवर्नमेंट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स उस पर सवाल उठा देते हैं, तो उनका इस पर मुझे तो शक, बल्कि मुझे यकीन की हद तक शक है कि कहीं ना कहीं कोई इस डील को सबूताज करना चाहता है। और मेरे पास कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो मैं यहाँ शेयर करना मुनासिब नहीं समझता कि कैसे इस डील को सबूताज करने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं या हुई हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस मामले में इंटरेस्ट हुआ तो मैं उनके सामने ये तफसीलात ज़रूर शेयर करूँगा। तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ भी शेयर करना मुनासिब नहीं समझ रहा। आगे किसी व्लॉग के अंदर मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो तफसीलात भी आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा कि यह मामला मज़ीद इसमें क्या है और कैसे इस डील को सबूताज करने की कोशिश। बार मैं प्राइम मिनिस्टर को इतना बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को इतना बताना चाहता हूँ कि ज़रा आँखें खोल के रखें, होशियार रहें। इस डील का होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अगर इसे कोई सबूताज कर देता है गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए या फिर कोई और भी, तो ये पाकिस्तान के लिए, कराची के अवाम के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और इसके साथ साथ वैसे भी अब हम दीगर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कोज़ हैं, उन्हें भी हम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की साख के साथ हम जाएंगे मार्केट में तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी अच्छी हमें कोई डील मिल पाए, कोई इतनी अच्छी हमें कोई इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टमेंट मिल पाए जो इन कंपनियों को ख़रीदे, डिस्कोज़ को ख़रीदे। इसलिए बेहतर है कि हमें के इलेक्ट्रिक की एक अच्छी मिसाल सेट करना होगी। और जो खान साहब दावा करते हैं पाकिस्तान के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का, वो अमलन हमें बताना होगा, दुनिया को दिखाना होगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक, शंघाई इलेक्ट्रिक को बिक जाए। अगर ये उसको नहीं बिकती तो अगर कोई लोकल कंपनी लेती है तो फिर के इलेक्ट्रिक का और कराची के अवाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फ़िलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि चीज़ें बेहतर अंदाज में जाएंगी। और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के लिए भला हो, पाकिस्तान के अवाम का भला हो और पाकिस्तानी हुकूमत का भला हो। मुझे फ़िलवक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।